मध्य प्रदेश की सागर पुलिस पर नाबालिग बच्चों से ड्रग्स स्मगलिंग कराने का आरोप, सागर पुलिस पर शराब तस्करी करने का आरोप, सागर पुलिस पर सट्टेबाजों से दलाली लेकर संरक्षण देने का आरोप, यहां तक कि स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट की दुकानों को कब खोलना है और कब बंद करना है, अब तो इसका टेंडर लेने देने तक का आरोप सागर पुलिस पर लग चुका है। मैंने तो सिर्फ 28 दिन का एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन करने वाले का नाम, उस स्ट्रिंग में स्पॉट हुए आरोपियों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग, लेन देन के एविडेंस, किशोर न्याय बोर्ड और बाल संरक्षण अधिकारी आयोग के सदस्यों के आधिकारिक इंटरव्यू, पुलिस को सूचना, फिर स्पा सेंटर पर छापा, धरपकड़ के बाद आरोपियों का कैंट थाने पहुंचना, इसके बाद लगातार धड़ाधड़ 10 खबरें, लेकिन फिर भी आज तक कोई एफआईआर नहीं। उल्टा मुझ पर ही चोरी, लूट, बलात्कार की कोशिश और ब्लैकमेल करने की शिकायतें आरोपियों द्वारा पुलिस को कर दी गईं। इसके बाद मुझे ही सागर पुलिस के द्वारा 11 सवालों का नोटिस देकर गुनहगारों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि मुझसे यह भी पूछा गया कि मैं पत्रकार हूं भी या नहीं। मुझसे मेरे पत्रकार होने तक के सबूत मांगे गए, मेरी एजुकेशन, पत्रकारिता का रजिस्ट्रेशन, मेरे द्वारा चलाई गई खबर के एविडेंस, जिन आरोपियों के नाम मैंने खबर में लिए उनके खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने जैसे सवालों ने मेरे आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाया। लेकिन फिर भी मैंने सागर पुलिस के द्वारा दिए गए 11 सवालों के नोटिस का जवाब 11 पन्नों में पूरे एविडेंस और साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया। लेकिन फिर भी आज तक सागर पुलिस की कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं मिली। सागर पुलिस से मैं कहना चाहता हूं कि भले ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने में कतराए, लेकिन ये भूपेंद्र सिंह सच के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मैं पुलिस को पहले ही बता देता हूं कि मेरा मन अभी भी नहीं है सागर पुलिस को हीरो बनाने का, लेकिन आज आपके साथ भी अन्याय हुआ है, इसलिए मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये कतई मत समझना कि सेक्स रैकेट के मामले को लेकर मैं सागर पुलिस का पीछा छोड़ दूंगा, क्योंकि आज भी मैं एक जिम्मेदार पत्रकार होने का फर्ज निभाने के लिए जा रहा हूं। लड़ाई बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन मेरा प्रयास, एफर्ट्स 100% रहेगा। तो चलो अब खबर की ओर रुख करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। दैनिक भास्कर ने कल यानी कि 30 नवंबर को 2 महीने की कड़ी मेहनत और जान की बाजी लगाकर एक नहीं बल्कि 4 स्टिंग ऑपरेशन की खबर सागर और भोपाल के एडिशन में प्रमुखता के साथ छापी, जिसमें ना तो स्टिंग करने वाले जाबाज पत्रकार का नाम, ना कोई डायरेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग, ना किसी पैसे के लेन देन का एविडेंस और ना ही किसी आरोपी की धरपकड़, ना तो स्टिंग में स्पॉट हुए आरोपियों के नाम। अब जब आरोपियों के नाम नहीं तो पता और मोबाइल नंबर तो दूर की बात है। हमारे द्वारा एक्सपोज किए गए सेक्स रैकेट की खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में मैनिपुलेट करके चलाया, जिसमें आरोपियों के इंसानियत और धर्म का चोला चढ़ाकर एक फरियादी और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने वालों को आरोपियों के रूप में अपनी खबर में पेश किया और हेडलाइन में लिखा, मारपीट की शिकायत पर स्पा सेंटर पहुंची पुलिस। इसके बाद मैंने इस खबर का विरोध किया, दैनिक भास्कर अखबार को फाड़कर सच्चाई को जनता तक पहुंचाया। इसके बाद सही और गलत के बीच का फर्क जनता समझ चुकी थी। दैनिक भास्कर का बहिष्कार शुरू हो गया। दैनिक भास्कर की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गए, यहां तक कि भास्कर का एडिशन तक घटना शुरू हो गया। दैनिक भास्कर, आप पुलिस को बेनकाब करने निकले थे या खुद बेनकाब होने? आपके स्टिंग में ना प्रॉपर एविडेंस है, ना प्रॉपर वीडियो है, ना शर्म है, लेकिन सिर्फ एक चीज कूट कूट कर भरी है और वो है ढेर सारा झूठ। मैं आखिरी बार साफ कह रहा हूं कि चाहे जितने स्टिंग कर लो, जितने भी पेज छाप लो, लेकिन सागर का ये मामूली सा पत्रकार ना तो डरेगा, ना तो बिकेगा और ना ही रुकेगा। आज हम खोल रहे हैं सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर की पोल। जिस अखबार ने खुद को सच्ची बात बेधड़क होने का ढिंढोरा पिटवाया, आज वही अखबार सागर शहर में स्टिंग करके सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है और अब इस अखबार को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जी हां, दैनिक भास्कर ने 30 नवंबर यानी कि कल की छपी खबर में दावा किया कि उसने 2 महीने की कड़ी मेहनत से 4 बड़े स्टिंग करके सागर पुलिस को बेनकाब कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि ये सारे स्टिंग आधे अधूरे और सस्पिशियस हैं
और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि मैंने दैनिक भास्कर अखबार पर सेक्स रैकेट की खबर को मैनिपुलेट करके खबर चलाने का आरोप लगाया था और अपनी पिछली खबर में दैनिक भास्कर अखबार फाड़कर इसका बहिष्कार किया, तो ये लोग मुझे अपना गुलाम बनाने की तैयारियों में जुट गए। पहले मेरे लिए दैनिक भास्कर ने अपने सूत्रों के हवाले से एक खबर पहुंचाई और दैनिक भास्कर अखबार फाड़ने वाली खबर का वीडियो हटाने और दैनिक भास्कर से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया। इसके अलावा मनचाहे पैकेज पर भोपाल डिजिटल भास्कर ज्वाइन करने का ऑफर मिला। मुझसे कहा गया कि तुम इस छोटे से शहर के लिए नहीं बने हो, बल्कि तुम्हारी जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अच्छा बोलते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो, जनता तुम पर विश्वास करती है, तो इस ताकत को समझो। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं इस विषय पर विचार करूंगा, लेकिन जिस विषय पर मैंने इतनी मेहनत की और जिस मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार ने कई युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, पहले आपको उसकी खबर छापनी पड़ेगी। भले ही आप मेरा नाम ना छापना, लेकिन खबर जरूर छापें। आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज करवाएं, उनको सबक सिखाएं, ताकि भविष्य में ये लोग कभी इस तरह युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद न कर सकें। इसके बाद दैनिक भास्कर द्वारा भेजा गया सूत्र कुछ देर तक फोन पर बात करता है और फाइनली राजी होता है। बोलता है ठीक है, खबर जरूर छापेंगे, तुम माफीनामा निकाल दो, अखबार फाड़ने वाली खबर हटा दो, फिर हम इस खबर पर काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा ये सब मैं बाद में करूंगा, पहले भास्कर सेक्स रैकेट में शामिल सभी आरोपियों के नाम के साथ खबर छापेगा, उन पर एफआईआर दर्ज करवाएगा। कैंट थाने के प्रधान आरक्षक के तिवारी के अलावा और 2 सस्पिशियस पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करवाएगा। उसके बाद मैं अखबार से माफी मांगूंगा और अखबार फाड़ने वाली खबर को हटा दूंगा। फिर भोपाल डिजिटल भास्कर ज्वाइन करने के विषय पर विचार करूंगा। लेकिन अब यहां तो दैनिक भास्कर ने पूरा उल्टा कर दिया। मैंने अपने रॉयल स्पा में किए गए स्टिंग ऑपरेशन के पूरे एविडेंस देकर सेक्स रैकेट के संबंध में सभी आरोपियों के नाम के साथ खबर छापने की बात कही थी, लेकिन यहां तो दैनिक भास्कर ने 4 स्टिंग ऑपरेशन की कहानी छाप दी। और शर्म की बात तो यह है कि भास्कर लिखता है कि हमारी 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये उजागर हुआ। दैनिक भास्कर खबर छापता है कि मोतीनगर थाने में एक नाबालिग बच्चा रोजाना 3 से 4 ड्रग्स की पुड़िया बेच रहा है। बहेरिया थाने में आराम से रोजाना शराब की 10 से 20 पेटी सप्लाई शराब की हो जाती हैं और गोपालगंज थाना देह व्यापार रोकने और चलाने की तारीखें तय करता है और मकरोनिया थाना सट्टा शुरू करने के लिए बाजार की नब्ज देखता है। अब दैनिक भास्कर का पहला स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें मोतीनगर पुलिस को ड्रग्स स्मगलर बना दिया। इसमें भास्कर दावा करता है कि सागर में मोतीनगर थाने की पुलिस एक नाबालिग लड़के के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी करवाती है और ड्रग्स की सप्लाई मोतीनगर थाने से हो रही है। दैनिक भास्कर ने इसका एक वीडियो दिखाया है, पहले ये वीडियो देखें। 31 अक्टूबर दोपहर 3 बजे, जगह मोतीनगर चौराहा। 10 नहीं 15 चाहिए हैं। 15 चाहिए हैं। तो सुन माल अच्छो दे यार, मतलब पार्टी पैसा कड़ा कर रखिए, बस माल जो सही मिल लिए। नहीं तुम पैसा तो है, माल में गड़बड़ी मत करियो। जब पूर्ति में जाओ मत कहीं करें। आओ आराम। हमने एक नाबालिग से 15 ड्रग्स की पुड़िया मांगी, लोकल भाषा में कहे तो माल। वो ये माल लेने सीधा मोतीनगर थाने के अंदर घुस गया। अब इस वीडियो में एक लड़का अपने मुंह पर रूमाल बांधकर बात करता है, जिसे भास्कर वाले एक नाबालिग बच्चा बताते हैं। उससे जब ड्रग्स मांगी तो उसने जेब से 5 पुड़ियां निकाल कर दिखाई, लेकिन इस वीडियो में ड्रग्स की पुड़ियां नहीं दिखाई गई। इसके बाद भास्कर की टीम ने उस लड़के से 15 ड्रग्स की पुड़ियां मांगी, तो उस नाबालिग लड़के ने भास्कर की टीम को भरोसा दिलाया कि माल कड़क मिलेगा, बस नोट कड़क रखना। लेकिन 15 पुड़ियों का सौदा कितने रुपयों में किया गया, इस बात का जिक्र भी वीडियो में कहीं नहीं है। मतलब कड़क माल और कड़क नोट के नाम पर 15 पुड़ियों की यह पूरी डील हो गई। अब इस लड़के की आवाज सुने और भाषा शैली और बोलने के तरीके पर फोकस करें और पहचाने की है बोली हमारे सागर शहर की है या फिर कहीं और की। पैसा कड़ा कर रखिए, बस माल जो सही मिल लिए। नहीं तुम पैसा तो है, माल में गड़बड़ी मत करियो। पैसा कड़ा कर रखिए, बस माल जो सही मिल लिए। नहीं तुम पैसा तो है, माल में गड़बड़ी मत करियो। अब इस वीडियो में ड्रग्स सप्लाई करने वाले लड़के की कही जा रही कुछ लाइनों पर आप फोकस कीजिएगा, जिसमें वह कह रहा है कि 15 पुड़िया चाहिए, पैसा कड़क रखना, माल तो मिल ही जाएगा। पैसा कड़ा कर रखिए, बस माल जो सही मिल लिए। पैसा कड़ा कर रखिए, बस माल जो सही मिल लिए। अब भोपाल में हमने भी इसी दैनिक भास्कर में नौकरी की है, पढ़ाई भी यहीं से की है और लंबे वक्त तक भोपाल में रहा हूँ, इसलिए वहाँ के लोगों को, वहाँ की भाषा शैली को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और इस वीडियो में जो है नाबालिग लड़का बताया जा रहा है, उसकी भाषा शैली सागर की नहीं
बल्कि यह भोपाल के जहांगीराबाद और चौक बाजार की सबसे प्रचलित भाषा है, क्योंकि इसके लहजे में नवाबी और उर्दू मिश्रित हिंदी ज्यादा सुनाई दे रही है, जबकि बुंदेलखंडी भाषा का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। पैसा कड़ा कर ये बस माल जो सही मिल है। इसके बाद भास्कर के स्टिंग के अनुसार नाबालिग लड़का ड्रग्स की पुड़ियां लेने किसी सुनसान जगह की ओर नहीं, बल्कि सीधे मोती नगर थाने के अंदर पहुंच गया। कुछ देर बाद फोन पर बात करते हुए थाने से बाहर निकला और वापस उसी दिशा में चला गया जहां पर वह पहले खड़ा था। लेकिन ध्यान से देखिए इस वीडियो को। भास्कर ने अपने स्टिंग वीडियो में किसी भी प्रकार से ड्रग्स की पुड़ियां नहीं दिखाई हैं। अब दैनिक भास्कर मोती नगर पुलिस पर जिस नाबालिग लड़के द्वारा ड्रग्स स्मगलिंग करवाने का आरोप लगा रही है, उसमें ना तो भास्कर नाबालिग लड़के का चेहरा दिखाता है और ना ही उसकी पहचान। इसके अलावा भी ना ही ड्रग्स की वो 15 और 5 पुड़ियां दिखाई जाती हैं जिसमें ड्रग्स होने का दावा किया जा रहा है। इसी में भास्कर दूसरा दावा करती है कि जब हमने उस नाबालिग लड़के से ड्रग्स की 15 पुड़ियों की डिमांड की तो वह नाबालिग लड़का मोती नगर थाने में गया और वहां फोन पर बात की और 15 पुड़ियां लेकर वापस आ गया। अब ध्यान से देखिए भास्कर के स्टिंग का यह वीडियो, जिसमें यह लड़का थाना परिसर में खड़ा हुआ है और चंद सेकंड के इस वीडियो में यह लड़का सिर्फ अकेला खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके पास कोई पुलिसकर्मी तक मौजूद नहीं है। अब वीडियो बनाने के एंगल के हिसाब से यह वीडियो बहुत ही जल्दबाजी और चलती हुई गाड़ी से लिया गया प्रतीत होता है। अब ध्यान देने वाली बात तो यह भी है कि दैनिक भास्कर की होनहार टीम ने कानून का पालन करते हुए यह इन्वेस्टिगेशन केवल बातचीत तक सीमित रखा और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया। अरे कम से कम 5 पुड़ियों की वीडियो स्टिंग में नहीं दिखा पाए तो 15 पुड़ियों वाला वीडियो ही दिखा देते, लेकिन वो भी नहीं दिखाया साला। अब दैनिक भास्कर से मेरा सवाल, जब आपकी होनहार टीम ने 31 अक्टूबर 2025 को स्टिंग कर ही लिया था तो ये खबर 1 महीने बाद क्यों छापी गई? थाने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का इंतजार कर रहे थे क्या? सुना है कि सीसीटीवी कैमरे का बैकअप सिर्फ 28 दिन का होता है। अब जैसे ही 28 दिन पूरे हुए आपका स्टिंग सामने आ गया। कमाल की बात है ना। 31 अक्टूबर दोपहर 3 बजे, जगह मोती नगर चौराहा। अब एक बात का और जवाब दीजिए। मोती नगर थाने के टीआई जसवंत सिंह राजपूत का आपने एक इसमें वर्जन डाला है जिसमें उनके द्वारा इस घटना पर बोला गया कि इस तरह की कभी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। अगर आपके पास कोई तथ्य हो तो हमें बताएं, हम जांच करेंगे। अब टीआई का ये वर्जन आपने स्टिंग ऑपरेशन करने के कितने दिन बाद लिया? तुरंत लिया या फिर 10, 20 या 25 दिन लग गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्जन भी आपने अपने हिसाब से छाप दिया हो? अब स्टिंग वीडियो में इस बात का क्या प्रमाण है कि जिस नाबालिग लड़के की आप बात कर रहे हैं उस नाबालिग लड़के से पुलिस ड्रग्स स्मगलिंग करा रही है? इस बात का क्या प्रमाण है कि जिस ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं वह पुलिस के द्वारा सप्लाई की जा रही है? और इस बात का क्या प्रमाण है कि वह नाबालिग लड़का पुलिस के लिए काम करता है? ना चेहरा दिखाया, ना पुड़िया दिखाई, ना लेन देन दिखाया। मेरा मतलब नाबालिग का चेहरा छुपाया, ड्रग्स का क्लोजअप नहीं, सिर्फ थाने के बाहर फोन पर बात करता एक लड़का दिखाया गया और फिर भी आपकी हेडलाइन बनी कि ड्रग्स लेने थाने के अंदर गया नाबालिग। अब यह लड़का आपके द्वारा भी तो प्लान किया जा सकता है, क्योंकि थाने के बाहर फोन पर बात करते हुए वीडियो दिखाना ड्रग्स स्मगलिंग का सबूत कब से हो गया भाई? कुछ बात समझ में आ रही है क्या दैनिक भास्कर? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं अपने अनुभव के अनुसार यह कह रहा हूँ कि ये जो नाबालिग लड़का आप बता रहे हैं यह लड़का आपके द्वारा ही प्लान किया गया है, जो पुलिस पर दबाव बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की प्लान की साफ तस्वीर पेश कर रहा है। अब एक बात और, भास्कर के जिस टीम के जाबाज पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया उसकी आवाज इसी स्टिंग वीडियो के आखिरी में चलाए गए वीडियो में दिखाए गए पत्रकार राहुल शर्मा से मैच करती है। इसका मतलब दैनिक भास्कर का पहला स्टिंग 31 अक्टूबर, दूसरा स्टिंग 1 नवंबर, तीसरा स्टिंग 15 नवंबर और चौथा स्टिंग 16 नवंबर को किया गया। अब पुलिस दैनिक भास्कर की टीम के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन की गई तारीख के अनुसार राहुल शर्मा के कॉल डिटेल्स की लोकेशन पता कर सकती है, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाला राहुल शर्मा है या नहीं।
पुलिस पर ड्रग्स स्मगलिंग करने का आरोप लगाना भारत में अत्यंत गंभीर मामला है। इसकी कानूनी गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 एक्ट के तहत आता है, जो भारत का सबसे सख्त नार्कोटिक्स कानून है। अगर पुलिसकर्मी खुद इस ड्रग्स तस्करी में, सप्लाई में, संरक्षण देने में या प्लांटिंग में शामिल पाए जाते हैं तो एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 27A तस्करी को बढ़ावा देना, संरक्षण देना या फिर सेक्शन 29 अपराध की साजिश के तहत आ सकता है। इसमें पुलिसकर्मी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना होता है। वहीं सेक्शन 31 क्लॉज ए अगर कमर्शियल क्वांटिटी यानी कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स पाए जाने पर पुलिसकर्मी को मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। सागर के मोतीनगर थाने में ड्रग्स की 15 पुड़ियां, वो भी नाबालिग लड़के के द्वारा सप्लाई किया जाना कमर्शियल क्वांटिटी की ओर इशारा कर रहा है। अगर मोतीनगर पुलिस पर यह आरोप सही पाया जाता है तो मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत को फांसी की सजा तक हो सकती है। पुलिस पर ड्रग्स के आरोप होने पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी लग सकती हैं। पुलिस पर लगे ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गंभीरता इतनी रहती है कि ऐसे मामलों में सीबीआई, एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्टेट की एंटी करप्शन ब्रांच को एसआईटी के साथ जांच सौंपी जाती है। मतलब एक सामान्य थाने की पुलिस यह जांच नहीं कर सकती। आरोपी पुलिसकर्मी को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। विभागीय जांच यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग से चलती है, जिसमें बर्खास्तगी लगभग तय होती है, भले ही कोर्ट में केस चले या ना चले। इसके बाद पुलिस की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठने लगता है। मीडिया में यह बड़ा मुद्दा बनता है अगर खासकर बड़े अधिकारी जैसे एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल हों, और कई बार तो विपक्षी दल इसे राजनीतिक हथियार बनाते हैं। इसे उदाहरण से समझिए। 2021 में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बांझे पर ड्रग्स प्लांटिंग का आरोप लगा। इस पर इन्हें तुरंत सस्पेंड किया गया और गिरफ्तारी हुई। वहीं 2023 में पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों पर हीरोइन तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा। इस पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई डीएसपी समेत इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 2024 और 25 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कई मामलों में स्थानीय पुलिसकर्मी ड्रग्स माफिया के साथ मिले पाए गए। इस पर भी एनसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इसके बाद कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर ड्रग्स स्मगलिंग का आरोप लगना सामान्य भ्रष्टाचार से कई गुना ज्यादा गंभीर मामला होता है। 99% मामलों में आरोपी पुलिसकर्मी की नौकरी चली जाती है, जेल जाना और लंबी सजा की बहुत अधिक संभावना रहती है। अगर सबूत ठोस हुए तो बचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ऐसे मामलों में कोई रहम नहीं बरतती। मतलब कुल मिलाकर ऐसे पुलिस वाले के करियर और जिंदगी का अंत हो जाता है। और अगर भारत में अगर कोई मीडिया हाउस, चैनल, अखबार जानबूझकर पुलिस पर झूठा ड्रग्स स्मगलिंग का आरोप लगाकर खबर छापता है तो उस पर सेक्शन 499, 500 मानहानि, सेक्शन 211 झूठा आरोप लगाकर फंसाने की नियत, जिसमें उतनी ही सजा होती है जितनी आरोप की गंभीरता में है। यानी मीडिया हाउस को कम से कम 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 120B आपराधिक साजिश, सेक्शन 505(1) क्लॉज बी सार्वजनिक शांति भंग करने की नियत से झूठी खबर फैलाना, इसमें सजा 3 साल की होती है। वहीं एनडीपीएस एक्ट धारा 58 एनडीपीएस के तहत झूठे केस में फंसाने की कोशिश करने पर लगती है। पुलिस अधिकारी या पुलिस विभाग मानहानि का दावा कर सकता है। इसमें मुआवजा करोड़ों में मिलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो 2023 का पंजाब पुलिस ड्रग्स केस, एक पंजाबी चैनल ने बिना सबूत डीएसपी स्तर के एक अधिकारी पर ड्रग्स माफिया से मिलने का आरोप लगाया था। अधिकारी ने आईपीसी सेक्शन 599, 500 और 211 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। चैनल के मालिक और एडिटर जेल गए, जिन्हें 4 महीने तक जमानत नहीं मिली। इसके अलावा 2024 में दिल्ली पुलिस केस, एक डिजिटल पोर्टल ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर 50 करोड़ की ड्रग्स जब्ती में घपला का झूठा आरोप लगाया। एसएचओ ने सिविल सूट दायर किया और क्रिमिनल एफआईआर दर्ज कराई। पोर्टल को 5 करोड़ का मुआवजा देना पड़ा और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। इसके अलावा 2 साल की जेल भी हुई। वहीं अगर सबूत के साथ साबित हो गया कि खबर जानबूझकर झूठी और दुर्भावनापूर्ण थी तो चैनल, अखबार पर कई करोड़ का मुआवजा लगना लगभग तय होता है। एडिटर, रिपोर्टर पर एफआईआर और जेल दोनों बहुत ही आसानी से हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि झूठी ड्रग्स स्मगलिंग की खबर चलाना मीडिया के लिए भी करियर खत्म करने वाला साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस
की आलोचना नहीं होनी चाहिए, पुलिस की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों और सबूतों के साथ। लेकिन बिना सबूत की पुलिस के लिए की गई सामूहिक बदनामी अंत में समाज को ही अंधेरे में धकेल देती है। तो वहीं बिना सबूत के आपराधिक मामलों में पुलिस की संलिप्तता बताकर बदनाम करने से समाज पर बहुत गहरा और लंबे वक्त तक चलने वाला नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो जनता का पुलिस पर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है, और जब बार बार बिना सबूत के पुलिस को भ्रष्ट, अपराधी या दबंग बताया जाता है तो आम नागरिक यह मानने लगता है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे हैं, और इसी कारण लोग मुसीबत में भी पुलिस के पास जाने से हिचकिचाने लगते हैं, और इसी कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। पुलिस की छवि खराब होने से अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस पर कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए वे आसानी से बच जाएंगे, और इसका नतीजा यह होता है कि क्राइम ग्रोथ लगातार बढ़ता चला जाता है। तो वहीं बिना सबूत के पुलिस को बदनाम करने से ईमानदार पुलिस कर्मियों का मनोबल भी टूटना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो पुलिसकर्मी दिन रात ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन सब की मेहनत को एक झटके में नकार दिया जाता है। इससे उनके अंदर गुस्सा, निराशा और काम करने की विल पावर कम हो जाती है, जिस कारण कई बार अच्छे अफसर भी कई बार चुप रहो, कुछ मत बोलो कहने वाली मानसिकता में चले जाते हैं। बिना सबूत के पुलिस को बदनाम करने से सामाजिक अराजकता बढ़ना शुरू हो जाती है, और पुलिस पर भरोसा ना होने पर लोग खुद ही न्याय करने लगते हैं। भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारना यानी कि मॉब लिंचिंग, गुंडागर्दी बढ़ती है, और कानून के शासन की जगह एक घिनौने अपराध का जंगल राज आने लगता है। बिना सबूत के पुलिस को बदनाम करने से पुलिस और समाज के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जिस कारण पुलिस खुद को अलग थलग महसूस करने लगती है और समाज से कट जाती है, और आगे चलकर नतीजा यह होता है कि पुलिस और जनता के बीच संवाद होना तक बंद हो जाता है, जिस कारण पुलिस को अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी मिलनी तक बंद होती है और क्राइम कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिना सबूत के पुलिस को बदनाम करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ने लगता है, क्योंकि जब स्थानीय पुलिस की विश्वसनीयता कम होती है तो आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी जैसे आंतरिक सुरक्षा के खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनता पुलिस को सहयोग करना बंद कर देती है। बिना सबूत के पुलिस को बदनाम करने से भीड़ खुद जज, जूरी और जल्लाद बन जाती है। इससे संविधान और न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना होती है, जंगल राज की स्थिति बनती है, जिससे कानून के शासन का अंत हो जाता है। इसका मणिपुर जीता जागता उदाहरण है। मतलब कुल मिलाकर बिना सबूत के पुलिस को बदनाम करने से सिर्फ पुलिस की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जाता है। यह एक तरह का आत्मघाती कदम है, और अंततः सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया पर चली एक फर्जी खबर, एक मैसेज से कुछ ही मिनटों में सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर एकत्रित होकर किसी भी बड़ी और गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी समझदार हैं। सेक्स रैकेट के सरगनाओं पर हमें एफआईआर दर्ज करानी है, और ये लड़ाई अंतिम सांस तक चलेगी। दैनिक भास्कर, अब जनता पूछ रही है, तुम पुलिस को बेनकाब करने निकले थे या खुद बेनकाब होने? तुम्हारे स्टिंग में ना वीडियो है, ना सबूत, ना सिर्फ एक चीज है, और वो है ढेर सारा झूठ। सागर की जनता अब चेतावनी दे रही है। भास्कर ने अगर एक हफ्ते में सबूत नहीं दिखाए तो पूरे सागर शहर में तुम्हारा अखबार फाड़ा जाएगा, और इस बार भी वीडियो डिलीट नहीं होगा बल्कि वायरल होगा। दैनिक भास्कर इक्वल टू दलाल भास्कर बन गया। अब की बार अखबार नहीं, पोल खुली है। भास्कर वालों, आप भागना मत। अब हम पब्लिक में लाइव डिबेट करेंगे, और आप भी लाइव में आओ, और साथ में अपनी जान पर खेलकर बनाए सारे स्टिंग वीडियो लेकर आओ। हम कैमरा ऑन करके इंतजार करेंगे। वक्त और समय आपको मेल कर दिया जाएगा। अगर भास्कर आने से डर गया तो समझ लेंगे कि सच में तुम दलाल हो। तो यही है साहसी पत्रकारिता, जिसका ढोल दैनिक भास्कर सालों से पीटता आया है। पुलिस को ड्रग स्मगलर, शराब तस्कर, सटोरिया, देह व्यापार का ठेकेदार बनाने की होड़ में अपने ही सूत्रों से मिले सबूत को चुराकर आधे अधूरे स्टिंग दिखाकर जनता को गुमराह किया गया। ये पत्रकारिता नहीं, खुला ब्लैकमेल है, खुली साजिश है, और सबसे बड़ा अपराध है। सागर के युवाओं का भविष्य बचाने की लड़ाई को कुचलने की यह नाकाम कोशिश है। अब मैं आखिरी बार साफ साफ कह रहा हूं, चाहे जितने भी स्टिंग कर लो, जितने भी पेज छाप लो, जितने भी ऑफर दे दो, अब सागर का ये मामूली पत्रकार ना तो डरेगा, ना तो बिकेगा, ना तो रुकेगा।
असली माफिया अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। स्पा के नाम पर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और मैं उनकी एक एक सांस तक गिनूंगा। अब सागर पुलिस से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसे मेरे स्टिंग के एक एक सेकंड का ओरिजिनल रिकॉर्ड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र मांगा गया था, वैसे ही दैनिक भास्कर से भी मांगी। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है सबूत खुद बोलेंगे। और सागर की जनता से कहता हूं, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे इन स्पा सेंटर्स की भेंट चढ़ जाएंगे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अब शुरू हुई है। जय हिंद, जय भारत।